मित्रों, बंधुओं और हमारे नौजवान विद्यार्थियों, आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है धधकता हुआ मणिपुर। मणिपुर आजकल बहुत चर्चा में है। हम प्रयास करेंगे मणिपुर की समस्या की मुकम्मल विवेचना करने की, गहराई से विवेचना करने की। आजकल मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। छोटा सा प्रांत है, भारत के पूर्वोत्तर में बहुत छोटा सा प्रांत है मणिपुर। बड़ा मनोरम प्रांत है, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर कि उसको उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा गया है। स्विट्जरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर में जो अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य है वो उसके कण कण में बिखरा हुआ है। कण कण में अनुपम झरने, शानदार जंगल, मनोरम पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं। लेकिन आज दुर्भाग्य है भारत का कि उसका एक इतना प्यारा प्रांत, इतना शानदार प्रांत आजकल विभत्स हिंसा की चपेट में है। अंतर्कलह, जबरदस्त अंतर्कलह मणिपुर में विद्यमान है, चल रही है। तो इस अंतर्कलह ने इस दोजक को, इसको दोजक बना दिया है। यह जन्नत है। जैसे कश्मीर को आतंकवादियों ने दोजक बनाया, जिहादियों ने दोजक बनाया, पाकिस्तान ने दोजक बनाया, हमारी खुद की गलतियों ने दोजक बनाया, उसी तरह से मणिपुर भी आज एक जन्नत से दोजक बन चुका है। 1947 में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती है और 1949 में इसका विलय होता है भारत के साथ। वहाँ एक रियासत थी, राजशाही रियासत थी। राजा थे प्रबोध चंद्र, मैतेई राजा थे। उन्होंने स्वेच्छा से विलय किया भारत के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ। और इस तरह 1949 से 1972 तक ये एक केंद्र शासित प्रांत बना रहा, केंद्र शासित। इसके बाद 1972 के बाद इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जिस वक्त इसका विलय हुआ था, जब विलय पत्र पर दस्तखत हुए थे, तो पंडित नेहरू का बड़ा फेमस कोटेशन है, बहुत ऐतिहासिक प्रसिद्ध उक्ति है उनकी कि ये भारत का, इट्स ए ज्वेल ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ इंडिया कहा था। इतना सुंदर इलाका है ये। तो मणिपुर की राजधानी जो है, सब जानते हैं आप सब लोग, इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और इसके उत्तर में है नागालैंड। ये वही नागालैंड है जो 1950 के दशक से भारत के विरुद्ध संघर्ष करता रहा है। यहाँ के ट्राइब्स जो हैं वो बंदूक उठाए हैं निरंतर, कभी तेज लड़ाई लड़ते हैं, आजकल भी एक ग्रुप लड़ रहा है। और दक्षिण में मिजोरम भी बहुत लंबे वक्त तक उपद्रवग्रस्त रहा है, हिंसक रहा है, जंग चलती रही है वहाँ भी मिजोस के साथ, यूनियन ऑफ इंडिया की, हमारी फौज की। पश्चिम में आसाम है। आसाम भी बरसों धतका है। उल्फा, याद कीजिए, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, जिसका लीडर है परेश बरुआ, आज भी नहीं पकड़ा गया। 1 करोड़ का इनामी है। अरविंद राजखोवा ने, जो वहाँ का मिलिट्री कमांडर था उल्फा का, उसने सरेंडर किया कई हजार गुरिल्लों के साथ। पहले भी सरेंडर हुआ, सुनील बरुआ ने किया था। आसाम पश्चिम में, पूरब में इसकी सरहद मिलती है म्यांमार से, जिसे बर्मा कहा जाता है ना, वो अब म्यांमार हो गया है। अभी भी हम लोग उसको बर्मा ही कहते हैं, आदतन बर्मा जाना है। तो ये टोटल उसकी ज्योग्राफी है। और इसका जो क्षेत्रफल है कुल मिलाकर करीब 22,347 स्क्वायर किलोमीटर है। 22,347 स्क्वायर किलोमीटर। 16 जिले हैं इसके, जिनमें कुछ खास जिलों के नाम हम लेते हैं। इम्फाल जो राजधानी है, उकरूल है, चंडेल है, तेमंगलांग है, थोबल है और सेनापति, ये प्रमुख जिले हैं।
16 जिले और छोटे जिले हैं। मणिपुर की आबादी कुल 40 लाख है इस वक्त। वैसे तो ऑफिशियली तो 35 लाख ही है, सेंसस नहीं हुआ है बहुत दिनों से, जनगणना नहीं हुई है, तो ये माना जा रहा है कि 5 लाख तो बढ़ी गई होगी, कम से कम ज़्यादा ही बढ़ सकती है, 40 लाख मान लीजिए। अब आप यहाँ के मूल निवासी कहते हैं हम, मैतेई कहते हैं हम हैं, मैतेई कहते हैं हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के मूल ट्राइब हम हैं। कुकीज कहते हैं हम हैं। इन दो जातियों में झगड़ा है आजकल, जिसकी वजह से आज हम चर्चा करने बैठे हैं। सारा देश चर्चा कर रहा है, बस संसद में चर्चा नहीं हो रही है इसकी, चैनल्स पर चर्चा हो रही है, सब जगह चर्चा हो रही है। हम भी इसको एकेडमिक चर्चा करना चाहते हैं, ये हम पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना चाहते, किसी एक दृष्टि की बात नहीं कर रहे कि किसी राजनीतिक दृष्टि से हम बात कर रहे हैं। सच में क्या है, सच तक पहुंचना चाहते हैं, वाकई सच क्या है। तो मणिपुर की आबादी जैसे हमने बताया 40 लाख है, और इसमें जो मैतेई हैं, मैतेई जनजाति के लोग जो अपने को दावा करते हैं मूल जनजाति हैं, वो है 53%। टोटल पॉपुलेशन का 40 लाख का 53% मेजॉरिटी। लेकिन इनमें हिंदू कितने हैं? 40% ओनली। बाकी और लोग भी हैं, कुछ ईसाई भी मैतेई हैं और कुछ मुसलमान, इनको पंगाल कहा जाता है यहाँ पर। कुल मिला के 35%, हम 55%, कुछ लोग कहते हैं 55% हो गए हैं लोग, क्योंकि ये तराई में रहते हैं, संपन्न है अपेक्षाकृत। कुकी जो है पहाड़ों में रहते हैं, नगा भी पहाड़ों में रहते हैं, नगा जनजाति के लोग भी। इनकी आबादी भी करीब करीब कुकी जनजाति के लोगों की भी 40% बताएगी कुल आबादी का। बाकी में नगा हैं और जनजातियाँ भी हैं, छोटी छोटी जनजातियाँ हैं, जिनमें मुख्य रूप से कोई राउ जनजाति है, खोईबू है, खरल है, खारल, हमार है, गंगेट है, चीरू है, अमोल है। ये मैंने प्रमुख जनजातियों के नाम लिए। वैसे 30 करीब करीब 30 ट्राइबल यहाँ पर रहते हैं, ट्राइबल जनजातियाँ जो हैं, जिनको हम जनजाति कहते हैं, आदिवासी भी कहते हैं। तो सब दावा करते हैं हम मूल जनजाति के हैं। कौन है कौन नहीं, ये कौन जाने इतिहास को, कौन कहाँ से आया है। ये लोग कहते हैं मैतेई कि ये आए हैं बर्मा से, ये विदेशी हैं। ये कहते हैं ये विदेशी हैं, चीन से आए, इनके चेहरे मिला लो कि ये नस्ल है या वो नस्ल है, सब तो इस देश की फसल है। अब ये झगड़े की बातें हैं, वोट बैंक की बातें हैं कि कोई क्या वो बाहर से आया, वो क्या वो बाहर से आया। द्रविड़ कहते हैं आर्य बाहर से आए, आर्य कहते हैं द्रविड़ जाने कहाँ से आए। तो ये बड़े पुराने ऐतिहासिक झगड़े हैं। इन्हीं झगड़ों में हम मिट गए, खत्म हो गए, फूट डल गई हमें। अंग्रेजों ने भी ऐसी फूट डाली, हिंदू मुसलमान के नाम पे डाली, जातियों के नाम पे डाली। आज भी हमारे वोट बैंक के लोग, वोट बैंक को चलाने वाले यही सब कर रहे हैं। अंग्रेजों की, काले अंग्रेज है ना, भगत सिंह ने कहा था देखिए काले अंग्रेजों से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वाइट ब्रिटिश वर वाइट, तो गोरे लोगों से तो निपट लिए, अब काले से कालों से कैसे निपटे। सवाल ये ना, ये फूट डालो राज करो कि आज भी भाषा बोल रहे हैं। कोई हो, किसी पार्टी के लोग हों, कोई जात पर खड़ा है, कोई धर्म पर खड़ा है, कोई प्रांत पर खड़ा है, सब ने अपने अपने खानों में अपने को बांट लिया है हिंदुस्तानियों ने। तो 92 में यहाँ की जो भाषा है, जिसको मैती लोन कहा गया है, मैतियों की भाषा है ये, मैतलोन, जिसको मणिपुरी भाषा आमतौर पर हम लोग कहते हैं। 92 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन की 8वीं अनुसूची में जोड़ लिया गया। ये भी एक राष्ट्रीय भाषा बन गई, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिल गया मणिपुरी को। तो मणिपुरी बेहद ही सेंसिटिव प्रांत रहा है शुरू से। कारण क्या है, बर्मा से सीमा मिलती है, सरहद करीब 1600 किलोमीटर लगभग, और बर्मा पर चीन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, मिलिट्री रूल है वहाँ पर। तो बर्मा का आचरण ज़्यादातर भारत विरोधी रहा है, भारत के विरुद्ध रहा है। चाहे उल्फा के विद्रोहियों को उन्होंने शरण दी, जो आतंकवादी थे उल्फा के, चाहे बोडो थे, चाहे नगा थे, कोई भी थे, वो बर्मा एक शरण स्थली रहा है उनका। थाईलैंड भी रहा है, बर्मा सबसे बड़ा रहा है। बर्मा के जंगल, अभी परेश बरवा को कहा जाता है कि वो बर्मा के जंगलों में ही है, छुपा हुआ है कहीं, बहुत सारे विद्रोही में छुपे हुए। चाइना उनको लगातार हथियार देता रहा, नगा को भी दिया, मिजोज को भी दिया। मिजो ने लंबा विद्रोह किया, अब शांत रहा मिजो। लालडेंगा था उनका लीडर, इंदिरा गांधी से समझौता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दस्तखत किए थे, तब से मिजोरम शांत है। नगालैंड भी, नागालैंड के देते हैं ना, वैसे वो नगालैंड है, नगा शब्द है, नगा जनजाति है।
वो भी अभी एक ग्रुप लड़ रहा है उनका। अब ये नई लड़ाई मणिपुर में झटक रही है, बीभत्स लड़ाई है, जिसमें महिलाओं के को जुल्म हो रहे हैं, नग्न करके घुमाया जा रहा है, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। कुछ 2 वीडियो आ गए हैं सामने। अब ऐसा नहीं है कि जाने कितने जुल्म हुए हैं, जाने कितने घर जलाए गए, हज़ारों घर जला दिए। सरकारी कहती 5,000 घर जला दिए गए। मैतेइयों ने कुकियों के घर जलाए, कुकियों ने मैतेइयों की जलाए। सब एक दूसरे को फूकने में लगे हैं। सब के सब आर्म्ड हैं, लेटेस्ट वेपन्स हैं। मैतेइयों के पास भी 6 लाख कारतूस लूट लिए गए सरकारी खजाने से। हज़ारों राइफलें लूट ली गई, 5,000 करीब राइफलें लूट ली गई। कहाँ गई, किसके पास हैं? 50,000 फौज लगा दी हमने, कोई नियंत्रण नहीं कर पा रही। निरंतर हिंसा जारी है। सरकार दावा करती है हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन सच्चाई है ये कि हिंसा अब भी जारी है। बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, एन बीरेन सिंह भाजपा के ही हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में चले गए। ये सब कांग्रेसी थे पहले। किसको कहें कौन दोषी है? दोषी तो पूरे सबके सब है, कोई दोष मुक्त नहीं है। जो नहीं नियंत्रण कर सका उसको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन बीरेन सिंह अपना चिपके में कुर्सी से, कोई उनको हटाने बिना। डबल इंजन सरकार है। तो मणिपुर जो है वो वैसे वहाँ कहीं कभी शांति नहीं रही। ये एक बड़ी क्रूर सच्चाई है, लोग नहीं जानते। जो लोग रहे उस इलाके में, जो लोग लड़े हैं उस इलाके में जाके, वो जानते हैं 70 साल में कभी मणिपुर शांत नहीं रहा। पहले मैते विद्रोही थे, ये लोग मणिपुर को अलग करके अलग राज्य बनाना चाहते थे, अलग देश बनाना चाहते थे विद द हेल्प ऑफ बर्मा एंड चाइना। यही जो अपने को बड़ा देशभक्त कह रहे हैं आज। बरसों बरसों लड़े, दशकों लड़े हथियार लेकर हिंदुस्तान की सरकार के विरुद्ध। भले हिंदू थे, ये उर्फा वाले भी तो सब हिंदू हैं। ये परेश बरुआ कौन है, ये अरविंद राजखोवा कौन है, सैकड़ों नाम है। सुनील बरुआ कौन था? एक मुसलमान था, यह सिख था। ये जो दावा करते हैं सारे हिंदू देशभक्त हैं, सारे ये सब ईसाई जो हैं सब बागी हो गए, सब विद्रोही हैं, सब जो है राष्ट्रद्रोही हैं। यह जनरलाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान में। यह एकदम झूठ है। यहाँ हर कौम के लोग विद्रोही रहे हैं इस इलाके में, हर जाति के लोग विद्रोह रहे हैं, ईसाई विद्रोही रहे हैं, हिंदू विद्रोही रहे हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट धधकता रहा है विद्रोहों से, विद्रोह की ज्वाला से। यही है 70 साल का इतिहास, पूरा नॉर्थ ईस्ट का इतिहास। और 90 के अंदर चरम पर था। 90s में 2 दशक तक उल्फा का विद्रोह। कौन थे उल्फा के बच्चे, कौन थे लड़ाके, कौन थे आतंकवादी? हु आर दे, फ्रॉम विच कम्युनिटी? देवर हिंदूज। मैं तो इस बार हिंदूज, स्टिल दे आर हिंदूज। जब ये विद्रोही थे जब भी हिंदू थे, आज देशभक्त हैं तो भी हिंदू है। अब ये कह रहे हैं हम देशभक्त हैं सब। कुकी सारे के सारे गद्दार हैं। ये बर्मा से आए, कुछ लोग इनकी हामी हामी मिला रहे हैं, झूठे वीडियो प्रचारित किए जा रहे हैं, एकदम झूठ मणिपुर के बारे में फैलाया जा रहा है। यह जातीय युद्ध है। अभी इसकी जो ज्वाला भड़की है हाल ही में, पहले और कारण थे बहुत सारे लड़ाइयों के, पृथकतावादी कारण थे कि आरक्षण मांग लिया। मैतेई लोग आरक्षण मांगने, भाई हम भी तो जनजाति हैं, एक सच है जनजाति हैं, लेकिन संपन्न हैं, तराई में रहते हैं, मैदानी इलाकों में रहते हैं, 10% ज़मीन इनके पास है। ये बात भी ठीक है, ये पहाड़ों में कोई भी ज़मीन जायदाद नहीं खरीद सकते, ये लोग खरीद सकते हैं क्योंकि तो इनकी मांग थी भाई हमें भी जनजाति या आरक्षित जाति। आरक्षण का झगड़ा है पूरा। ये आरक्षण में सबसे बड़ा खेल बन गया लड़ाने का। मिलता किसी को कुछ नहीं, लेकिन सब लड़ रहे हैं। नौकरियां हैं नहीं, सरकारी नौकरियां सब खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लड़ रहे हैं आरक्षण पे। वारे हिंदुस्तान कमाल का देश है, जो है नहीं उसके लिए लड़ रहे हैं। मुट्ठी भर नौकरियां रह गई हैं, सब खत्म हो गई, रेलवे खत्म हो गई, बैंक खत्म हो रहे हैं, प्राइवेटाइज हो रहे हैं, प्राइवेट में कोई आरक्षण है नहीं। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं ये सब राजनीतिक हवाबाजी है। ये पॉलिटिशियन लड़ा रहे हैं, अपने वोट बैंक के खाते लड़ा रहे हैं। इनको भी लड़ा दिया, हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन कर दिया कि भाई ये भी जनजाति हैं, इनको भी आरक्षण दो। रिकमेंडेशन, ओनली रिकमेंडेशन, मिला नहीं था कुछ भी। राज्य सरकार को भेज दिया, राज्य सरकार को केंद्र सरकार को भेजना था। लड़ गए क्योंकि उन्हें जुलूस निकाल दिया, उसमें हिंसा हो गई। अब लड़ रहे हैं जैसे हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, कहीं भी लड़वा दो। ऐसी ईसाई और ये लड़ रहे हैं, हिंदू बिना बात लड़ रहे हैं बस।
दोनों ने जो आर्म दस्ते बना लिए हैं, लिबरेशन आर्मीज बना लिए हैं। मैते तो पहले से ही आर्म्ड थे, अब और आर्म्ड हो गए हैं। अब तो उनकी सरकार है, क्योंकि वो भाजपा के हो गए हैं। अब वो सब भाजपा, पहले कांग्रेस के थे सब, अब कांग्रेस के दुश्मन हो गए। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ फूट डालो राज करो की रणनीति है पॉलिटिशियंस की। पहले अंग्रेज लड़वाते थे, अब ये लड़वा रहे हैं और ये लड़वाते रहेंगे। या खुदगर्ज लोग, खुदगर्ज पॉलिटिशियंस लड़वाते रहेंगे हिंदुस्तान के आवाम को, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी प्रांत के नाम पे, कभी इस नाम पे, कभी उस नाम पे, कभी नस्ल के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे। कौन करे भारत की बात? तू पंजाबी, मैं बंगाली, कौन करे भारत की बात? कौन भारत की बात कर रहा है आज? कोई नहीं कर रहा। कोई हिंदू धर्म की कोई का झंडा उठाए फिर रहा है, हिंदुत्व का। भारत का झंडा किसी के हाथ में नहीं है, इनके हाथ में है, उन्हें कोई पूछता नहीं। ये सच्चाई है, दिस द रियल ट्रूथ ऑफ प्रेजेंट इंडिया। आज के दौर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है कि हम सब कुछ हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं, हम गुर्जर हैं, हम दलित हैं, पर हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। हम तमिल हैं, हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम मणिपुर के हैं, हम मणिपुर के कुकी हैं, हम मणिपुर के मैतेई हैं, पर हम भारतीय नहीं हैं। वी डोंट हैव एनी फीलिंग ऑफ इंडियन। दिस इज द ग्रेटेस्ट कैजुअलिटी। मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं हिंदुत्व वाले सबसे बड़े देशभक्त, देख तो रहो, सबसे बड़ी तो हिस्ट्री यही नॉर्थ ईस्ट की बताती है। कितने बड़े देशभक्त हैं यहाँ के हिंदू, खुद हथियार लेके लड़ते रहे यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। एक नहीं, कई दशकों से लड़ते रहे, कई दशक तक लड़ते रहे। 2 बार उतारनी पड़ी फौज, ऑपरेशन बजरंग और ऑपरेशन राइनो की बात करो 1994-95 आसाम में। इन मणिपुर में कितने सशस्त्र बल उतारने पड़े, फिर उतारे अभी 50,000 मोदी सरकार ने। तो इसलिए असल में हम लोग क्या करते हैं कि साहिल से बैठकर तमाशा देखते हैं, दिल्ली में बैठकर सारे बात करते हैं। मणिपुर तक जाने की हिम्मत प्रधानमंत्री की नहीं हुई, अमित शाह के। सारी दुनिया प्रधानमंत्री घूमते हैं, क्या मणिपुर जैसे उपद्रवग्रस्त इलाके में नहीं जाना चाहिए था? लोगों से अपील नहीं करनी चाहिए, भाई हम सब हिंदुस्तानी है, काय को लड़ रहे हो भाई? भाई सबको सबका हक मिलेगा, क्यों परेशान हो? नहीं कहा, अब भी नहीं बोल रहे। वाह भाई वाह, बहादुरी की इंतहा है भाई, शौर्य की। तो इसलिए प्रश्न किसी के विरोध का और किसी के समर्थन का नहीं। कांग्रेस ने भी ये सब किया है। जो कांग्रेस आज अपने को बड़ा देशभक्ति का दावा करती है, कितने सिख मारे थे इसी दिल्ली शहर में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। 3 दिन तक पुलिस हैड बीन इनएक्टिव। बहुत सारी बातें, बहुत सारे गुनाह हैं कांग्रेस के नाम भी, जिससे बहुत सारे गुनाह भाजपा के नाम है, हर पार्टी के नाम है। जो जातवाद के नाम पर राजनीति करते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जो देश के नाम पर राजनीति करते हैं, सब अपने गरेबानों में झांके ना, तब हम निकाल पाएंगे हल मणिपुर का। पहले अपनी कमियों को देखें ना। वी आर रेस्पॉन्सिबल। विदेशी आते हैं तो बात ठीक है, चाइना से हथियार हैं बात ठीक है, बर्मा के थ्रू आ रहे हैं, चाइना क्यों नहीं तोड़ेगा आपको? चाइना दुश्मन है 1962 से, आपको ख़त्म करना चाहता है। आपके बॉर्डर पर बहुत सारे इलाकों पर उसने वो कब्जा कर चुका है, कर भी रहा है। हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन हम अपने को तो समझें कि हम क्या कर रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट आवर पॉलिटिशियंस आर डूइंग, व्हाट आवर मीडिया इज डूइंग, दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ये हिंदू बने एक दौर के बाद, ये आदिवासी हैं, मैतेई भी उनका अपना धर्म था। मैं उस लंबे इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, फिर कभी बताऊंगा क्या ओरिजिन है इन मैतेइयों का। आज ये वैष्णव हो गए। एक बाबा गए बहुत बड़े संत बंगाल से, उन्होंने इनको बना दिया हिंदू, ये वैष्णव हो गए। राधा कृष्ण की पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया रास होते हैं, सौंदर्य से परिपूर्ण, मैंने पहले ही बताया। बहुत बड़े शानदार शानदार फूल होते हैं, कितने, एक शिरोई लिली का फूल होता है, सारी दुनिया में अकेला मणिपुर में होता है। सौंदर्य से परिपूर्ण है, प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, मनुष्य बहुत सुंदर है, सभी लोग, चाहे कुकी हो चाहे मैतेई हो, आप जाके देखिए, वंडरफुल ब्यूटी। कितना बड़ा वरदान है और कितना बड़ा अभिशाप भी है। एक दूसरे का रक्त बहा रहे हैं, घर फूंक रहे हैं, एक दूसरे जातियों की महिलाओं को बेइज्जत कर रहे हैं,
सारी दुनिया में नाम रोशन हो रहा है। वो वो यूरोपियन संसद डिस्कस कर रही है इसको, इंग्लैंड की पार्लियामेंट डिस्कस कर रही है, क्योंकि मैटर ईसाइयों का है। वो भी अपने को ईसाई कहते हैं, ये भी अपने को ईसाई कहते हैं कि भाई ये हिंदू मार रहे हैं ईसाइयों को, ईसाई मार रहे हैं हिंदुओं को। यह धार्मिक झगड़ा बना दिया, जबकि कोई धार्मिक मार्मिक झगड़ा नहीं है। ये आरक्षण से शुरू हुआ झगड़ा, मैंने बताया हाई कोर्ट की एक रिकमेंडेशन थी, कोई फैसला नहीं था, फैसला दे नहीं सकती। वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाना है लॉ कि भाई किसको आरक्षण मिले किसको ना मिले, लेकिन आरक्षण के नाम पे लड़वाओ, जातियों को लड़वाओ, धर्मों को लड़वाओ, नौकरियां है नहीं नौकरियों को लड़वाओ। भाई वाह, क्या लड़ाई है, क्या 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 अद्भुत बुद्धि पाई है। तो इसलिए जो है मणिपुर का जो हर वर्ग पर पहुंचने की जो कोशिश है केंद्र सरकार की, वो होनी चाहिए। ये नहीं कि मैतेइयों का फेवर ले रहे हैं साहब, हम तो, हमारी तो डबल इंजन सरकार है, क्योंकि मैतेई हमारे समर्थक है तो हम मैतेइयों के साथ रहेंगे, खजाना लुटवा देंगे अपना, कुकियों को मारेंगे। क्यों मारोगे कुकियों को? जो भी दुष्ट है उसको मारिए, सारी ये प्राइवेट आर्मीज को खत्म कीजिए, किसी की हो चाहे। ये सब भी इल्जाम लग रहे हैं। ये पूरा डिजाइन बताया जा रहा है हिंदुत्व वालों का। ऐसा नहीं है कि उनका डिजाइन है, कुछ डिजाइन नहीं, उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या करें हम। इस झगड़ा शुरू तो हो गया, अब इसका अंत कैसे करें? क्योंकि मैंने बताया ये लड़ाई आज की नहीं है, 70 वर्ष से लड़ी जा रही है। 70 ईयर्स हैज गॉन, टोटली 70 ईयर्स फाइट। जब से 1949 से मणिपुर हमारे साथ आया है किसी ना किसी बात पर। मिजोरम में भी ये लड़ाई थी, मिजोरम तो शांत कर दिया इंदिरा गांधी ने, नागालैंड भी लगभग शांत होने को है, आसाम भी करीब करीब शांत है, अब तो उल्फा सरेंडर कर चुका है, एक परेश बरवा रह गया है नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये मणिपुर नया केंद्र बन गया संघर्ष का, अंतर कलह का, भयंकर गृह युद्ध का। छोटा मोटा नहीं है, काबू में नहीं आ रहा। 50,000 फोर्सेस पड़ी हुई हैं अभी तक, जो है सब कुछ जो है जारी है, बातचीत चल रही है। केंद्र सरकार भी बात कर रही है, अमित शाह खुद 125 कंपनियां लगाई हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की, असम राइफल लगाई है, 184 टुकड़ियाँ लगाई गई हैं। थोड़े बहुत डिप्लॉयमेंट नहीं है, हेलीकॉप्टर है, ड्रोन तैनात किए गए। चूड़ाचांदपुर कोपकी में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई, इसलिए कि कंट्रोल किया जा सके उसको। आवश्यक खास सप्लाई लाइन टूट गई है, भूखे मर रहे लोग, आइसोलेटेड हो गए। तो किस तरह से उनको रसद पहुंचाई जाए। बहुत सारे रिलीफ कैंप्स बन गए हैं, हजारों लोग रिलीफ कैंप्स में हैं, मोर देन 50,000। कई हजार तो घर जल गए, सैकड़ों मारे गए, हजारों लोग शरणार्थी शिविरों में पड़े हैं, दोनों तरफ के, एक तरफ के नहीं। उन्होंने इनके फूंक दिए घर, ये जो मैतेई पहाड़ों में रहते थे, जो कुकी मैदानों में रहते थे, घाटी में रहते थे, उनके घर फूंक दिए। लाखों रुपया दिया जा रहा है कंपनसेशन मरो को जियो को। तो ये बड़ी बर्बर कहानी है, बड़ी भयंकर कहानी है। हजारों लोग कहते हैं हमने 12,000 पकड़ लिए हैं बदमाश, आतंकवादी पकड़ लिए, पता नहीं कौन पकड़े हैं। अगर वो पकड़े जाते तो जंग कैसे होती? कई बार नागरिक पकड़े आ जाते हैं लपेटे में, खाना पूर्ति चलती रहती है, सब जानते हैं। तो इसलिए जो है इसको धार्मिक रंग दे दिया गया। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस लड़ाई को सब ने मिलकर धार्मिक रंग दे दिया, जबकि धार्मिक लड़ाई नहीं है, कभी नहीं रही धार्मिक लड़ाई। वहां नॉर्थ ईस्ट में कोई धार्मिक लड़ाई है ही नहीं, इसको बना दो धार्मिक अब, क्योंकि धर्म वाले शासन कर रहे हैं। अब तो धर्म का झंडा उठाए हुए रूल हो रहा है, सबको धर्म को अब राजनीति का हिस्सा बना दिया गया है। धर्म अगर राजनीति में है तो फिर काय का धर्म है और काय की राजनीति है वो? ये तो सेकुलर स्टेट है। लेकिन नहीं, क्योंकि वोट बैंक है तो जाति भी धर्म है और धर्म भी जाति है, और धर्मी देश है और जाति देश है, प्रांतीय देश है। अब तो यही रह गया है ना, सिर्फ देश तो रहा नहीं कहीं भी। तो हमारे बच्चों को इस बात से सबक लेना चाहिए, समस्या से उन्हें लड़ना है, वो बड़े अधिकारी बनेंगे कल को। तो इसको संघर्ष को समझो, इस देश के संघर्ष को, कश्मीर के संघर्ष को समझो, मणिपुर के संघर्ष को समझो। यह खाली विदेशी साजिशें नहीं है, विदेशी तो फायदा उठा रहे हैं इसका। हमारी अपने ब्लंडर्स हैं, आवर ओन ब्लंडर्स ऑफ आवर पॉलिटिशियंस, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस हैवॉक।
तो ये जो बदले की राजनीति है ना, कि बदल दो, मिटा दो, जला दो, खाक कर दो, ये क्या है? ये चल रही है, धर्म के नाम पे चल रही है, जात के नाम पे चल रही है। तो इसलिए AK-47 से लैस हैं। कहाँ से आई AK-47? बमों से लैस हैं, क्योंकि बॉर्डर खुला है बर्मा का पूरा। और एक और एंगल है ड्रग्स का एंगल, एक और एंगल जुड़ा है इसमें ड्रग्स का। मणिपुर की पहाड़ियों पर ड्रग का धंधा होता है, अफीम उगाई जाती है। ये म्यांमार और इसके साथ मिलकर एक ट्रायंगल बना लिया इन लोगों ने, मणिपुर के लोग स्मगलर्स हैं। पर ये थोड़े से गैंग होते हैं, इनको मिटाया जा सकता है। कॉमन मैन नहीं होता इसके अंदर, वो तो शिकार होता है बेचारा इसका। कौन मिटाएगा? जब हुकूमतें संरक्षण देती हैं ड्रग बनाने वालों को, जिससे पूरा टेररिज्म संचालित होता है, पूरा टेररिज्म। चाहे कश्मीर हो, वहाँ पर पाकिस्तान का ड्रग रैकेट काम करता है। कितने सारे ड्रग रैकेट से पूरा अफगानिस्तान तबाह हो गया। वो भी धर्म का नाम लेकर लड़ रहे हैं। तालिबान है ना, वो इस्लाम का नाम लेके कर रहे हैं जिहाद। कौन सा धर्म है ये जो आदमी को नष्ट कर दे, जो इंसानियत को नष्ट कर दे? कौन सा हिंदू धर्म है, कौन सा ईसाई धर्म है, कौन सा इस्लाम है? ये बताओ तो सही कोई। ये सिखाता है धर्म क्या? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। कहाँ भूल गए हम इस वाक्य को? हम भूल गए। सबसे पहले तो हमारे पॉलिटिशियन भूले। आग में झोंक दो पूरे हिंदुस्तान को, चाहे बस सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, क्या तबाह हो जाए पूरा मुल्क। यही हो रहा है, यही हो रहा है मणिपुर में। मणिपुर तबाह हो जाए पर धर्म जिंदा रहे, धर्म का नाम जिंदा रहे। उस बर्बर धर्म का नाम जिंदा रहे जो औरत को रौंद देता है, जो हर तरह का जुल्म उठाता है औरत पर, गरीबों पर। वो धर्म जिंदा रहे। ये धर्म जाति ये जो पहचाने हैं ना, इन्होंने तबाह कर दिया हमको। हमारी हिंदुस्तान की पहचान नहीं है, हिंदुस्तानियत की भी कोई पहचान नहीं है, इंडियननेस की भी जरूरत नहीं है हमें। हमें ज़रूरत अपने मजहब की है, हमें ज़रूरत अपनी जात की है, बस सिर्फ। अब तो गोत्रों पे बात आई, ये भी क्या जात की बात कर रहे हैं आप? तो इसलिए जो है ये बड़ी जटिल समस्या है। इसमें जो है 40% आबादी जो है कुकी है, जो ईसाई हैं, और 40% है हिंदू। बाकी में और सब है। बंगाल के मुसलमान भी, इनको बंगाल कहा जाता है, 9% में वो भी हैं। वो भी मैतेई जनजाति के हैं। ईसाई भी हैं मैतेई, थोड़े से हैं, 1-2%। ज़्यादातर हिंदू हैं, क्योंकि ज़्यादातर ईसाई हैं। तो इसलिए बड़ा आसान है इसको धार्मिक लड़ाई बताना। जबकि जातीय अंतर विरोध है, ये ट्राइब्स के, पुराने ट्राइब्स की लड़ाई है ये। भले इन्होंने कोई धर्म अपना लिया हो, लेकिन इनकी जहनीत अभी भी ट्राइबल है। जैसे अफ्रीका के ट्राइब नहीं लड़ते, वो तो एक ही कौम के लड़ते हैं। मुस्लिम ट्राइब से लड़ रहे हैं आपस में, ईसाई ट्राइब से लड़ रहे हैं। तो ये कहानी है कि इस आभूषणों की भूमि की, जिसको नेहरू ने कहा था ज्वेल ऑफ इंडिया। ज्वेल ऑफ इंडिया क्या बन गया है ये जाकर देखिए कभी मणिपुर में। दिल्ली में बैठकर नहीं देखा जा सकता, इसको समझा ही नहीं जा सकता। तो इसका जो है जलवायु गर्म है वहाँ पर, बढ़िया जलवायु है, वर्षा बहुत होती है, बहुत ज़बरदस्त। तभी तो इतने बढ़िया जंगल हैं, क्या कहने, क्या झरने हैं, क्या पहाड़ियाँ हैं, कितनी बोलियाँ बोली जाती हैं। चाय बहुत बढ़िया उगती है, शानदार चाय मणिपुर की, एक्सपोर्ट। करघा उद्योग एक से बढ़कर एक से एक बढ़िया। पॉटरी उद्योग सब नष्ट हो जाएगा, हो गया काफ़ी। वर्ल्ड मार्केट मणिपुर लोगों के पास, सारी दुनिया में माल जाता था मणिपुर के लोगों का। हस्तकला में इतने दक्ष हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। कितने मेहनती शानदार लोग हैं मणिपुर के। पर लड़ा दिया, फूट डालो और राज करो, यही है मणिपुर बस, और कुछ नहीं है मणिपुर आज। फूट डालो और राज करो। दुर्लभ जीव जंतु हैं, पवित्र जंगल हैं, वो जंगलों को पवित्र मानते हैं आदिवासी, है ना, पूजा करते हैं उनकी। उनके पुराने देवी देवता आज भी जिंदा है, भले वो ईसाई हो गए हों चाहे वो हिंदू हो गए हों, वो पुराने वालों को भी नहीं छोड़ते, नए वाले और जोड़ लिए। ऐसे ट्राइब्स हैं, बड़े प्यारे ट्राइब्स हैं। पर्वत पहाड़ियों बिगड़ी भी अद्भुत अद्भुत विवाह है, अद्भुत झारो। मैंने बताया ना, एक लोकटक झील है जो फ्लाइंग कहते हैं उसको, फ्लोटिंग झील है। क्या बताएं वहाँ की कहानी, बहुत दुख भरी कहानी है। कहते हुए भी मन भर आता है कि जो है
एक तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ घाटियाँ हैं। घाटियों में मैंने बताया, घाटी में रहते हैं हिंदू, मैतेई रहते हैं, और पहाड़ियों पर रहते हैं कुकी। पहाड़ी वाले गरीब हैं, ये थोड़े संपन्न हो गए, ये भी एक झगड़ा है। आरक्षण मांग रहे हैं, इनका 40% सीटों पर कब्जा है मैतेइयों का। पॉलिटिकली दे आर वेरी स्ट्रांग, वेरी स्ट्रांग। अब कहते नौकरियों में भी ज़्यादा दो हमें। ये झगड़ा है, झगड़ा कुछ नहीं है, बस पूरा कब्जा लो, कुछ छोड़ो ही मत किसी के लिए। तो इसलिए वहाँ की कला संस्कृति को, जिसे ऑर्किड बास्केट जिसे कहा गया ना, ऑर्किड बास्केट भी कहा जाता है। यहाँ ऑर्किड के जो फूल है उसकी 500 प्रजातियाँ हैं। शिरोई, शिरोई पहाड़ियों पर एक विशेष प्रकार का, वहाँ शिरोई की बड़ी शानदार पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर शिरोई लिली, जैसे मैंने अभी कहा था, लिली पाया जाता है, जिसको जिसको कि ये समझिए कि कहा गया है, उसने ब्रिटेन की एक जो है हेरिटेज सोसाइटी है, उसने उसको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फूल कहा है। ऐसा फूल कहीं दुनिया में नहीं पाया जाता। देखने के लिए लोग आते हैं। अब कैसे आएंगे, अब तो लड़ रहे हैं, बेची नष्ट हो रहा मणिपुर, अब कौन आएगा टूरिस्ट वहाँ। सारी कमाई टूरिज्म की थी मणिपुर में, बहुत बड़ी कमाई थी, दुनिया भर से लोग आते थे उस सौंदर्य को देखने के लिए। तो ये जो है, ये 48 में इसको क्या हुआ, लंदन स्थित रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने इस पुष्प को मेरिट प्राइज दिया था, बेस्ट प्राइज। ये फूल सिर्फ मणिपुर में उगता है, शिरोई लिली कहते हैं इसको। वहाँ पर उरुखुल जिले में शिरोई लिली का एक फेस्टिवल का आयोजन बहुत जोरदार ढंग से किया जाता है। वहाँ का एक जिला है। तो ये मैंने थोड़ा सा प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया, थोड़ा इंसानों के सौंदर्य के बारे में बताया। कितने सुंदर लोग हैं वहाँ के, कितने सुंदर लोग हैं। आप देखिए ना, कितने लाइक कश्मीरी को कहा जाता है ना सबसे सुंदर हिंदुस्तान में कौन है, कश्मीरी। आप मणिपुर जाएंगे तो फिर कहेंगे कश्मीर से भी टक्कर ले रहा है। तो भाई यहाँ के इंसान भी सुंदरता में कश्मीर से टक्कर ले रहे हैं, सौंदर्य में भी, प्राकृतिक सौंदर्य में भी, इंसानी सौंदर्य में भी। तो ये जो है कहानी मणिपुर की छोटी सी हमने बयान की, और बहुत लंबी दास्तान है, बहुत संक्षेप में हमने बताया मणिपुर के बारे में, सिर्फ आउटलाइन। हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थी जो सिविल परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो उसको और तफसील से पढ़ें, और मणिपुर के बहाने वो तमाम उन संघर्षों को भी समझ जाएंगे जो हिंदुस्तान की सरजमी पर हो रहे हैं, कहीं भी हो रहे हैं। चाहे कितना सुंदर इलाका किस तरह दोजख बनाया जाता है ये भी समझाएंगे, कैसे हिंदुस्तान को फिर शानदार बनाना है ये भी वो समझें। इन सारे झगड़ों को मिटाकर, इन सारे के सारे खुराफातों को मिटाकर, जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे हो रही हैं, जो धर्म का झंडा उठाकर हो रही हैं, उसको मिटाए बिना हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान नहीं बनाया जा सकता जिसकी कल्पना हमारे क्रांतिकारियों ने की थी, जिसकी कल्पना के लिए लाखों लोग कुर्बान हो गए, लाखों फांसियों के फंदे चूम लिए, अंग्रेजों की गोलियों से मारे गए। या इस हिंदुस्तान के लिए? नहीं, कभी नहीं। वो हिंदुस्तान जो सचमुच हिंदुस्तान होगा, जिसमें जात धर्म के नाम पे कोई जंग नहीं होगी, सब मिलजुल के रहेंगे, सब प्यार करेंगे, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।